वहाँ कौन है तेरा। नोबेल पुरस्कार विजेता लेखिका पर्ल एस बक अपने भारत यात्रा के दौरान सदाबहार हीरो देवानंद से मिलती हैं। वह इंडियन अमेरिकन प्रोडक्शन के तहत एक कहानी पर फिल्म बनाने की चर्चा करती हैं, लेकिन देव आनंद को कहानी पसंद नहीं आती। कुछ दिन बाद देव आनंद को एयरपोर्ट बुक शॉप पर R.K. नारायण की किताब द गाइड नजर आती है। ये छैया पाएगा कहाँ। उनको यह किताब इतनी पसंद आती है कि अगले महीने वो फ्लाइट पकड़ के अमेरिका पहुंच जाते हैं। पर्ल एस बक को यह नॉवेल पढ़ने को देते हैं। पर्ल को भी नॉवेल पसंद आता है। वह कहती हैं कि इस पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में फिल्म बने। श्यामा मेघ दे, अल्लाह मेघ दे। देव आनंद की नवकेतन कंपनी फिल्म बनाए, जबकि अमेरिकन कंपनी फिल्म नेगेटिव और अमेरिका में प्रीमियर का खर्च वहन करे। इसकी शूटिंग इंडिया में हो और इसका प्रीमियर अमेरिका में किया जाए। गाइड के अंग्रेजी वर्जन के लिए पोलिस मूल का अमेरिकन टीवी डायरेक्टर टेड डेनियल विस्की को चुना जाता है और देव आनंद बहुत उत्साह और उम्मीद से भरे हिंदुस्तान वापस आते हैं। गाता रहे मेरा दिल। कुछ महीने बाद गाइड नॉवेल पर पर्ल का लिखा स्क्रीन प्ले देवानंद को मिलता है। वह स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद अपने छोटे भाई गोल्डी विजय आनंद को स्क्रिप्ट पढ़ने को कहते हैं। गोल्डी स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद कहते हैं कि हिंदी दर्शकों के लिए स्टोरी बेकार है और स्क्रीन प्ले में भी कोई दम नहीं है। देव नाराजगी से पूछते हैं क्या बेकार है इसमें। गोल्डी कहते हैं कि R.K. नारायण की स्टोरी और नॉवेल अभिजात्य अंग्रेजी लोग पढ़ते हैं। अमेरिकन लोगों के लिए एक शादीशुदा औरत का रोमांस करना सहज बात हो सकती है, लेकिन हिंदुस्तानी समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। दूसरी बात, गाइड के तीनों किरदार रोजी, मार्को और राजू नेगेटिव लग रहे हैं। आप गाइड का अंग्रेजी वर्जन ही बनाइए। देव कहते हैं इतना पैसा लग रहा है मेरा, फिल्म स्टार देवानंद का पैसा हिंदी वर्जन से ही वापस आ पाएगा। तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं है, तुम्हें अमेरिकन डायरेक्टर के शॉट की कॉपी करनी है बस। गोल्डी तंज करते कहते हैं कि अमेरिकी डायरेक्टर के शॉट की जब कॉपी करनी ही है तो किसी असिस्टेंट को ले लीजिए, आपको डायरेक्टर क्यों चाहिए। देवानंद को गोल्डी का अड़ियल रवैया पसंद नहीं आता। वह टेड के साथ कास्टिंग पे लग जाते हैं। रोजी के लिए देव वैजंती माला का नाम सुझाते हैं, चूँकि रोजी का किरदार एक डांसर का है। इस रोल के लिए वैजंती माला जैसी ट्रेंड क्लासिकल डांसर सही रहेगी, लेकिन टेड को वैजंती माला मोटी दिखती हैं। वह रोजी के लिए दुबली पतली एक फिट लड़की चाहता है। टेड को लीला नायडू पसंद आती है, लेकिन देव आनंद कहते हैं लीला को हिंदुस्तान का आम दर्शक नहीं जानता, फिर वो डांसर भी नहीं है। आखिर में देव के कहने पर टेड वहीदा रहमान के नाम पर राजी हो जाता है। देव हिंदी वर्जन के निर्देशक के लिए राज खोसला से बात करते हैं। खोसला एक बार में तैयार हो जाते हैं। वो अमेरिकन डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए उत्साही हैं, लेकिन जैसे ही वहीदा को पता चलता है खोसला गाइड को डायरेक्ट करने जा रहे हैं तो वह फिल्म छोड़ने का फैसला कर लेती है। देव के पूछने पर वह बताती हैं कि खोसला मेरी माँ के सामने शूटिंग फ्लोर पर मुझे उल्टा सीधा बोले थे। वो बहुत बदतमीजी से पेश आए थे। मेरी माँ ने मरते वक्त कसम ली है कि खोसला के साथ पूरी जिंदगी काम नहीं करना। देव आनंद ये बातें खोसला को बताते हैं और खोसला खुद को इस तरह फिल्म से अलग कर लेते हैं। शूटिंग के दिन करीब आ रहे हैं और देव के पास हिंदी वर्जन के लिए कोई डायरेक्टर नहीं है। वह फिर गोल्डी से बात करते हैं, लेकिन गोल्डी की शर्त कि अगर मैं गाइड डायरेक्ट करता हूँ तो मुझे अपने तरीके से स्क्रिप्ट लिखने और डायरेक्ट करने की आजादी चाहिए। देव आनंद बड़े भाई चेतन आनंद के पास जाते हैं कि निर्देशक की जिम्मेदारी आप संभाल लीजिए। चेतन अपनी फिल्म हकीकत की तैयारी में लगे हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय से परमिशन का इंतजार 2 महीने से कर रहे हैं। देव की मजबूरी समझते हुए चेतन गाइड का हिंदी वर्जन डायरेक्ट करने को तैयार हो जाते हैं। कैमरामैन फली मिस्त्री
फिल्म में सहयोगी गोल्डी और चेतन लोकेशन देखने उदयपुर जाते हैं। उदयपुर से लौटते ही चेतन को रक्षा मंत्रालय का लेटर मिलता है कि आप 1 महीने के अंदर लद्दाख में शूटिंग शुरू करें, नहीं तो फिर बर्फ गिरने शुरू हो जाएंगे। चेतन ये लेटर देव को दिखाते हैं कि अब मेरी मजबूरी है हकीकत की शूटिंग शुरू करना, तुम किसी और डायरेक्टर को ले लो। देव के लिए मुश्किल की घड़ी है, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या करें। कैमरामैन फली मिस्त्री कहते हैं कि आपके पास गोल्डी जैसा विजनरी डायरेक्टर मौजूद है और आप दूसरे डायरेक्टर का दरवाजा खटखटा रहे हैं। गोल्डी ने जो शर्त रखी है वह फिल्म की बेहतरी के लिए ही तो है। अगले दिन देव गोल्डी को अपनी केबिन में बुलाते हैं और कहते हैं, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, गाइड की स्क्रिप्ट और निर्देशन अब तुम ही करोगे। गोल्डी कहते हैं कि फिर टेड की शूटिंग खत्म करके अमेरिका जाने दो, उसके बाद मैं अपनी शूटिंग शुरू करूंगा। देवानंद के पास हाँ कहने के अलावा कोई चारा नहीं है। गोल्डी के लिए खंडाला में 18 दिन के लिए होटल कमरा बुक किया जाता है। गोल्डी गाइड की अलग पटकथा लिखते हैं। इधर टेड 45 दिनों में गाइड का अंग्रेजी वर्जन शूट करके अमेरिका लौट जाता है। गोल्डी देव की पूरी यूनिट को अपनी लिखी स्क्रिप्ट सुनाते हैं। गाइड नॉवेल में राजू एक टूरिस्ट गाइड होता है, जबकि गोल्डी ने उसे टूरिस्ट गाइड के साथ आध्यात्मिक गाइड के रूप में बदल दिया है। यूनिट को स्क्रिप्ट अच्छी लगती है। गोल्डी फिल्म शूटिंग के साथ गाने की शूटिंग भी करना चाहते हैं, क्योंकि गाने उनकी स्क्रिप्ट के पार्ट हैं। इसके लिए जरूरी है कि सारे गाने तैयार हों। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर। SD बर्मन और गीतकार हसरत जयपुरी गाने बना रहे हैं। हसरत के लिखे बोल पर बर्मन दा एक गीत तैयार करते हैं, लेकिन गोल्डी को बोल पसंद नहीं आते। अगले दिन नौकेतन कंपनी की बैठक में बर्मन दा, हसरत जयपुरी के साथ गोल्डी और देव मौजूद हैं। बर्मन दा हसरत से कहते हैं कि गाने के बोल में थोड़ा बदलाव करने होंगे। हसरत जयपुरी को गुस्सा आ जाता है, क्यों बदलाव करने हैं? फिल्म के हीरो का किरदार है क्या एक दलाल, भड़वा? इसके लिए सस्ते शब्द ही चाहिए। हसरत की बात सुनकर देव और गोल्डी बहुत आहत होते हैं। संगीत की बैठक कैंसिल हो जाती है। अगले दिन देव कहते हैं, एसोसिएशन का रूल पता करो, अगर गीतकार को निकालना हो तो क्या करना होगा। प्रोडक्शन वाला बताता है कि फुल पेमेंट करना पड़ेगा। हसरत के एक गाने की फीस 500 रुपए है। देव उनको 2500 के चेक के साथ टाटा बाय बाय का एक खत भी भेजते हैं। सचिन दा के कहने पर गीतकार के लिए शैलेंद्र का चुनाव किया जाता है। शैलेंद्र नौकेतन पहुंचते हैं। सचिन दा, गोल्डी और देव हसरत के गाने को हटाकर शैलेंद्र को नए गीत लिखने को कहते हैं। गोल्डी के सिचुएशन बताने के अगले दिन ही शैलेंद्र गीत लिखकर लाते हैं, जिसके बोल हैं, दिन ढल जाए हाय रात न जाए। सभी को गीत के बोल बहुत पसंद आते हैं। रात न जाए। गोल्डी शैलेंद्र सचिन दा को दूसरे गाने के सिचुएशन समझाते हैं कि रोजी के पति मार्को ने रोजी को उसका संगीत, डांस और आर्ट से अलग कर दिया है। रोजी को राजू से मिलने के बाद एहसास होता है कि संगीत, डांस उसकी जिंदगी है। उसने खुद को आर्ट से अलग करके बहुत बड़ी बेवकूफी की है। वह दोबारा अपनी जिंदगी जीने का संकल्प करती है। इस सिचुएशन के लिए शैलेंद्र लिखते हैं, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। आज फिर मरने का इरादा है। शैलेंद्र के साथ ये समस्या है कि मुखड़ा लिखने के बाद कई दिनों तक अंतरा नहीं लिखते। एक दिन गोल्डी उनके घर पहुंच जाते हैं कि शैलेंद्र साहब, बहुत वक्त जाया हो रहा है, अंतरा पूरा कब करेंगे? शैलेंद्र कहते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब उल्टा लग रहा है। रोजी कहती है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। गोल्डी कहते हैं, इस तमन्ना की आप अगली लाइन में कोई वजह दे दीजिए। वजह शब्द सुनते ही शैलेंद्र के दिमाग में कुछ पंक्तियां कौंधती है और वह उसी समय लिखते हैं, कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल, कोई ना रोको दिल की उड़ान को, दिल वो चला।
आज फिर जीने की तमन्ना है। गोल्डी ये सुनते ही चमत्कृत हो जाते हैं। एक हिंदुस्तानी शादीशुदा औरत पहली बार आजादी से जीने का ऐलान करती है। उन्हें एहसास होता है कि क्यों शैलेंद्र पंक्तियां लिखने में इतना वक्त लगा रहे थे। पिया तो से नैना लागे गाने के लिए गोल्डी उदयपुर के ओपन ऑडिटोरियम में 9 मिनट के गाने के लिए 9 अलग अलग सेट तैयार कराते हैं और हर सेट पर एक एक मिनट के डांस सीक्वेंस शूट करते हैं। वही तेरे मेरे सपने गाने की शूटिंग वे उदयपुर झील के किनारे करते हैं। सूरज डूबने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। कैसे भी आज गाने की शूटिंग पूरी करनी है। गोल्डी पूरा गाना सूरज डूबने के बाद मैजिक आवर में शूट करते हैं। एस.डी. बर्मन के 2 और गानों का इंतजार हो रहा है। इधर सचिन दा शैलेंद्र के पीछे पड़े हैं कि आखिरी गाना लिख कर दे दो। शैलेंद्र बहुत व्यस्त हैं। एक दिन सचिन दा उनको मछली खाने अपने घर बुलाते हैं। मछली के शौकीन शैलेंद्र घर पहुंचते हैं। सचिन दा फ्राई मछली और दारू शैलेंद्र के पास रखकर कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं और खिड़की से कहते हैं कि जब तक गाना नहीं लिखेगा दरवाजा नहीं खुलेगा। शैलेंद्र मजबूरी वश मछली खाते हुए कलम पेपर थामते हैं और गीत लिख डालते हैं। वह गीत है मुँह से छल किए जा, हाय रे हाय सैया बेईमान। सचिन दा राग झंझोटी और खमाज पर मुँह से छल किए जा का कंपोज करते हैं। फिर इसी राग पर शैलेंद्र के दूसरे गीत को भी कंपोज करते हैं। वो गीत है क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। क्या से क्या हो गया। फिल्म के क्लाइमेक्स के लिए टीम गुजरात के लिमड़ी पहुंचती है। देवानंद का किरदार राजू यात्रा करते हुए वहां एक मंदिर में जाकर रुकता है। गोल्डी मेकअप मैन को निर्देश देते हैं कि देव साहब का दाढ़ी लगाओ और ऐसा मेकअप करो जैसे कई दिनों से भूखे प्यासे और थके हारे हों। मेकअप रूप में मेकअप मैन बाहर आता है और गोल्डी से कहता है कि देव साहब बुला रहे हैं। गोल्डी उनके सामने जाते हैं। देव चिढ़ते हुए कहते हैं तुम पागल हो गए हो, मुझे दाढ़ी लगाने को कह रहे हो। हिंदुस्तान के दर्शक क्या देवानंद को दाढ़ी में देखना चाहेंगे। गोल्डी कहते हैं आप राजू के किरदार में हैं। देव तेज स्वर में कहते हैं तो क्या हुआ। थिएटर में लोग अपने चहेते स्टार देव आनंद को देखने आते हैं। स्टार को हमेशा हैंडसम दिखना चाहिए, बदसूरत नहीं। गोल्डी कहते हैं राजू अब टूरिस्ट गाइड नहीं बल्कि वह आंतरिक रूप से बदल चुका है। वह संन्यास के पथ पर है। उसे कपड़े, शरीर या दाढ़ी किसी का भान नहीं, इसलिए दाढ़ी जरूरी है। देवानंद 2 घंटे तक मेकअप रूम से बाहर नहीं आते। कैमरामैन फली मिस्त्री कहते हैं क्या करना है गोल्डी। गोल्डी कहते हैं इंतजार। उनको एहसास होगा और वो दाढ़ी के साथ बाहर आएंगे। 3 घंटे बाद दाढ़ी में देव मेकअप रूम से बाहर आते हैं और शूटिंग शुरू होती है। गोल्डी ने फिल्म गाइड का क्लाइमेक्स जिस तरह से लिखा और शूट किया है वो अद्भुत है। राजू जब कहता है मेरा धर्म प्रेम है, उसके बाद लोग हे राम सीताराम गाना शुरू करते हैं। गोल्डी ने जिस आध्यात्मिक दृष्टि से उस कोरस के सीन को बिल्डअप किया कि बिना ग्लिसरीन के देवानंद की आंखें बरसने लगती हैं, पूरी भीड़ की आंखें भीग जाती हैं। तभी आसमान से भी बारिश रूपी आंसू बरसने लगता है। पर्दे पे चलती तस्वीरें और हॉल में बैठे दर्शकों के बीच का भेद मिट जाता है। उस परम तत्व की बारिश में सब भीग रहे होते हैं। गोल्डी आखिर में रोजी और राजू को एक साथ मिलाकर कोई हैप्पी एंडिंग नहीं करते हैं। दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं और सन्यासी राजू देह छोड़ देता है। गाइड नवकेतन के पहली फिल्म होती है जिसे खरीदार नहीं मिलते। डिस्ट्रीब्यूटर दबाव डालते हैं कि देव आनंद को मरना नहीं चाहिए, रोजी और राजू का मिलन होना चाहिए। देवानंद गोल्डी को आइडिया देते हैं कि रोजी के गर्भ में राजू का बच्चा है। राजू हॉस्पिटल में है, वहाँ रोजी आती है। राजू को सच्चाई का पता चलता है और दोनों खुशहाल जिंदगी जीने का फैसला करते हैं। गोल्डी कहते हैं राजू का जो किरदार मैंने गढ़ा है वो ऐसी कोई हरकतें नहीं करेगा। जिसने संसार त्याग दिया वो फिर संसारिक जीवन में क्यों वापिस आएगा। मेरा बनाया हुआ किरदार खत्म हो जाएगा। मुझ पे भरोसा रखिए, लोगों का फिल्म पसंद आएगी। आखिर में गोल्डी के दृढ़ विश्वास की जीत होती है। गाइड 7 फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर सुपर हिट का परचम लहराती है। मगर इतनी बेहतरीन संगीत रचने वाले सचिन देव बर्मन को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित भी नहीं किया जाता, क्योंकि फिल्म फेयर कमेटी के एक सदस्य
सचिन दादा से 50,000 रुपए की रिश्वत मांगता है, जिसे दादा सीधे मना कर देते हैं। लेकिन दर्शकों के प्यार ने गाइड के संगीत को ऐसा पुरस्कार दिया कि वो आज हिंदी सिनेमा का कलजई संगीत बन चुका है। जाएगा कहाँ दम ले। गाइड 1965 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। ये भारत के प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक R.K. नारायण के द गाइड नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इस फिल्म में 10 गाने हैं। याद सताए। मोहम्मद रफी, मन्ना डे, S.D. बर्मन, लता मंगेशकर, किशोर कुमार ने गाने गाए हैं। संगीतकार शैलेंद्र थे। गाइड ने कई प्रशंसा अर्जित की। 14वें फिल्म फेयर 7 पुरस्कारों से जीते। इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ संवाद, सर्वश्रेष्ठ कहानी और सर्वश्रेष्ठ छायाकार का पुरस्कार जीता था। सभार धर्मेंद्र नाथ ओझा जी, अनुराग चतुर्वेदी की ओर से मैंने लिया है। जानकारी अच्छी लगी। हिंदी सिनेमा में गाइड फिल्म एक उत्कृष्ट फिल्म है। इसकी उपलब्धि, रचना अद्भुत है। मैंने सोचा कि आज के नवयुवकों तक गाइड के निर्माण में देवानंद साहब की इस अद्भुत सोच, इसका रिजल्ट और उस वक्त के तमाम यूनिट की मेहनत आप सब तक पहुंचाई जाए।